हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रानी मैम फ्रॉम यूनिक क्लासेस और वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज का जो सेशन है दैट इज़ ऑफ प्रैक्टिस सेट। लास्ट कुछ फ्यू वीडियोस में हमने बहुत सारे इमेंस सेशंस किए हैं, टेंस का आगे भी कंटिन्यू रहेगा, बट बीच में थोड़ा सा वी नीड थोड़ा सा अलग सा प्रैक्टिस सेट की भी ज़रूरत है। प्रैक्टिस सेशंस होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ते रहना है। जो पढ़ रहे हो उसको भी टाइम टू टाइम प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए। ओके, आज का जो प्रैक्टिस सेट डाला है दैट इज़ ऑफ वर्ब। वर्ब वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहाँ भी जाओगे हर जगह वर्ब से टकराओगे। सब्जेक्ट वर्ब में भी वर्ब है, वर्ब में तो वर्ब है ही, एडवर्ब में भी वर्ब है, क्वेश्चन टैग में भी वर्ब है, प्रेपोजिशन फ्रेजल वर्ब में वर्ब है, एडजेक्टिव में भी वर्ब है, नरेशन में वर्ब है और टेंस तो वर्ब है ही। तो वर्ब प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। ठीक है, हर जगह आप वर्ब का एरर आपको मिल जाएगा, बट डिफरेंट अलग अलग पर्सपेक्टिव से वर्ब का एरर पूछा जाता है अलग अलग टॉपिक्स में। एक मैंने वर्ब और इन्वर्जन भी पढ़ाया है, वर्ब और पैरेललिज्म भी किया है। तो इन अ नटशेल, संक्षिप्त में वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, वर्ब का काफ़ी सेशंस भी हम लोगों ने किया। नाउ लेट अस डू द प्रैक्टिस सेट। आ जाओ, पहला क्वेश्चन। आफ्टर राइजिंग द फ्लैग टू इनॉग्रेट द स्पोर्ट्स मीट द चेयरमैन गेव अ लॉन्ग स्पीच। ठीक है, फ्लैग राइज करने के बाद चेयरमैन ने बहुत एक लंबा स्पीच दिया। ठीक है, स्पोर्ट्स मीट में फ्लैग राइज करने के बाद। अब आप देखो यहाँ पे एरर कहाँ पे। एरर हमारा कौन से वर्ड में? आफ्टर राइजिंग द फ्लैग टू इनॉग्रेट द स्पोर्ट्स मीट द चेयरमैन गेव। यहाँ तो सब चीज़ सही लग रहा है, यहाँ से देखती हूँ द पास्ट टेंस में जा रहा है, सारा वो पास्ट टेंस में जा रहा है। तो चेयरमैन ठीक है, गेव अ लॉन्ग स्पीच, यहाँ तो सब ठीक ठाक लग रहा है। पहला वाला देखो, एरर हमारा यहाँ पे राइजिंग नहीं होगा। ओके, यहाँ पे वर्ड ही गलत है, नो नीड टू यूज राइजिंग, यहाँ पे होना चाहिए रेजिंग। ओके, यहाँ द वर्ब ओवर हियर इज इनकरेक्ट, यहाँ राइजिंग की जरूरत नहीं है, यहाँ किसकी जरूरत है? रेजिंग की। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइज एंड रेज। यहाँ पे रेजिंग होना चाहिए। अब मैं डिफरेंस बताती हूँ। हमने पहले वाले वर्ब के सेशंस में काफ़ी सारा V1 V2 हम लोगों ने किया है, उसमें लाई वाला किया है, हैंग वाला किया है, इनफैक्ट राइज वाला भी है। राइज का मतलब होता है बढ़ना। एक तो राइज का मतलब उठना भी होता है, जैसे ही राइजेज अर्ली, वो जल्दी जगता है। एक राइज का मतलब बढ़ना भी है, उठना भी है। ठीक है, स्टार द सन राइजेज, सन राइजेज में उगने के सेंस में भी है द सन राइजेज। ही राइजेज अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी उठता है, यहाँ बढ़ने के सेंस में लिया है मैंने। ठीक है, राइज का मतलब बढ़ना, और एक होता है रेज। रेज इज बढ़ाना या बढ़ाना या उठाना। ठीक है, राइज, राइज मीन्स अ थिंग राइजेस ऑटोमेटिकली, कोई भी चीज़ अपने आप बढ़ रहा है। और रेज का मतलब है कोई भी चीज़ किसी के द्वारा बढ़ाया जा रहा है या कोई भी चीज़ किसी के द्वारा उठाया जा रहा है। जैसे मैंने बोला आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट, हमारा आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को रेज किया है। द आरबीआई हैज़ रेज द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट अपने आप नहीं बढ़ा है, वो आरबीआई के द्वारा बढ़ाया गया है। तो अगर किसी के द्वारा बढ़ रहा है, ओके, तो उसके लिए आप क्या करोगे? किसी के द्वारा बढ़ाया जा रहा है या किसी के द्वारा उठाया जा रहा है, रेज करोगे। बट कोई भी चीज़ अपने आप बढ़ रहा है, दैट इज राइज। जैसे स्टूडेंट ने क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस रेज किए, ही रेज्ड मेनी क्वेश्चंस इन क्लास, द क्वेश्चंस वेर रेज्ड बाय द स्टूडेंट। क्लास में स्टूडेंट ने बहुत सारा क्वेश्चन उठाया, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को रेज किया, अपने आप नहीं बढ़ा, आरबीआई के द्वारा बढ़ा। उसी तरह फ्लैग अपने आप राइज नहीं किया, फ्लैग को किसी के द्वारा उठाया गया। ठीक है, किसी के द्वारा उठाया गया, ऊंचा उठाया गया, तो उसके लिए हमारा क्या होगा? राइजिंग नहीं, दैट इज रेजिंग। ओके, फ्लैग रेज किया गया, स्पोर्ट्स मीट था, स्पोर्ट मीट्स में फ्लैग रेज किया गया, उसके बाद फिर चेयरमैन ने स्पीच दिया। नेक्स्ट अगेन सेम, द वैल्यू ऑफ द डॉलर डिक्लाइंस एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेजेस। हाँ, इस राइज का ये बता देती हूँ, इस राइज का पास्ट इज रोज राइजन। ये उगने वाला, जो चीज़ अपने आप बढ़ता है, और इसका उठाना या बढ़ाने वाले सेंस में रेज्ड और रेज्ड। ओके, V2 और V3 सेम। तो यहाँ फ्लैग किसी ने उठाया, किसी के द्वारा फ्लैग उठाया गया। द वैल्यू ऑफ डॉलर डिक्लाइन, डॉलर का वैल्यू डिक्लाइन होता है, गिरता है, रिड्यूस होता है, एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कोई जाके इन्फ्लेशन नहीं बढ़ाता है, इन्फ्लेशन को हिंदी में मुद्रास्फीति बोलते हैं। इन्फ्लेशन इज़ अ कंडीशन जो खुद ब खुद अराइज होता है। एक ऐसा कंडीशन बनता है, चीज़ें ऐसी होती है कि जहाँ हमारा इन्फ्लेशन कब होता है? जब प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़ राइज करता है।
ठीक है, प्राइस बढ़ने लगता है। तो दिस इज़ अ कंडीशन जो ऑटोमेटिकली खुद उत्पन्न होता है, खुद बन जाता है, कोई जाके बनाता नहीं है। तो रेजेस नहीं होगा, यहाँ पे राइजेस। रेट, व्हेन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन राइजेस, इट्स नॉट रेजेस, there arises a condition when inflation occurs, when the prices of commodities rises, ठीक है, खुद ब खुद बढ़ता है। नेक्स्ट वाला, entering the hotel he ordered for a drink and dinner। एंड अगर आपने प्रेपोजिशन का सेशंस देखा होगा, शुरू में काफ़ी वीडियोस आपके प्रेपोजिशंस का गया था, फ्रेजल वर्ब भी गया है, कौन सा वर्ड अपने साथ कौन सा प्रेपोजिशन लेता है। फिर साथ में हमने ये भी किया है कि देर आर सर्टेन वर्ब्स जो वर्ब फॉर्म में प्रेपोजिशन नहीं लेता है और नाउन फॉर्म में लेता है। इसमें भी वही है। ये चलो, इसका आंसर तो राइजेज होगा, उसका रेजिंग होगा। नाउ लेट मी रब सो दैट वी कैन डिस्कस द थर्ड वन। ये मैंने आपको सेशंस में बताया भी है। कुछ कुछ वर्ड्स है, जैसे ऑर्डर कैन एक्ट एज अ नाउन ऑल्सो, ऑर्डर कैन एक्ट एज अ verb also. In the same way we have the word attack. Attack can act as noun also, attack can act as verb also. तो अगर order noun form में है तो ये तो अपने साथ preposition लेता है for. But if order is acting as a verb in a sentence तो ये अपने साथ for नहीं लेगा। In fact order word कोई preposition लेगा ही। In the same way we have the word attack. If attack is acting as a noun, on लेगा। But अगर verb का काम कर रहा है, it won't take on। so, ये देखो, he attacked on the boy, and the same sentence को मैं इस वे में लिख रही थी, there was an attack on the boy। see both the sentences, I've used attack यहाँ भी, I've used attack यहाँ भी। यहाँ attack किसका काम कर रहा है? he is the subject of the sentence, attack is the verb। यहाँ attack is acting as a verb और attack verb का काम कर रहा है, उसके साथ on नहीं हो। बट यहाँ attack is acting as a noun since we have an article। यहाँ पे article लगा और articles are always used with nouns। तो यहाँ attack is acting as a noun, noun form में है तो on use होगा, बट verb form में है तो on use नहीं होगा। एंड द सेम इज द केस विथ ऑर्डर, ऑर्डर के साथ भी वही है। जैसे लिखा मैंने, ही ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ कॉफी, okay, and then I write he gave an order for a cup of coffee। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देखो, बात तो मैंने दोनों जगह एक ही बोला है, बट ओनली डिफरेंस इज इन द यूसेज ऑफ द वर्ड ऑर्डर। यहाँ ऑर्डर को एज अ वर्ब यूज किया है और ऑर्डर एज अ वर्ब यूज हो रहा है, इसके साथ फॉर नहीं लगे। ही ऑर्डर्ड अ कप ऑफ कॉफी, बट ही गेव एन ऑर्डर। यहाँ का हमारा वर्ब क्या हो गया है? गेव। ही हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गया। एन लगाया, एन लग गया, इसका मतलब है आर्टिकल है। ये आर्टिकल के साथ लगने वाला वर्ड ये नाउन है, नाउन फॉर्म में है तो फॉर यूज होगा, नॉट इन वर्ब फॉर्म। सेंटेंस देखो, एंटरिंग द होटल ही ऑर्डर्ड फॉर अ ड्रिंक एंड डिनर। होटल एंटर करते साथ उसने ड्रिंक और डिनर के लिए ऑर्डर किया, और यहाँ पे ऑर्डर ही हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑर्डर इज एक्टिंग एज अ वर्ब। अगर ऑर्डर वर्ब का काम कर रहा है, उसके साथ फॉर नहीं होगा। तो एरर किस पार्ट में है? सी पार्ट में। ओके, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन। मिस्टर शर्मा हैज सेट अप अनदर स्कूल विथ अ व्यू टू कम्पीट अगेंस्ट हिज राइवल। मिस्टर शर्मा ने एक नया स्कूल खोला है इस उद्देश्य से कि वो अपने प्रतिद्वंदी से कंपटीशन कर सके। ठीक है, अब बच्चों का रट लेते हैं, ठीक है, रटना नहीं है, कॉन्सेप्चुअली आपको समझना है। जैसे वी हैव द वर्ड विथ अ व्यू टू। अब बच्चों का कहना होता है कि मैम जहाँ भी विथ अ व्यू टू आ गया, जहाँ भी लुकिंग फॉरवर्ड टू आ गया, जहाँ भी विथ अ व्यू टू आ गया, जहाँ भी लुकिंग फॉरवर्ड टू आ गया, वो हमेशा अपने साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म लेता है। ठीक है, विथ अ व्यू टू और लुकिंग फॉरवर्ड टू हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म लेता है, बट ऐसे रटना नहीं है। कैसे समझना है मैं बता रही। ये फ्रेजेस है, जैसे विथ अ व्यू टू का मतलब क्या होता है? विथ अ व्यू टू का मतलब होता है के उद्देश्य से, विद द पर्पस ऑफ। एंड व्हाट इज लुकिंग फॉरवर्ड टू? लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब है यू एंटिसिपेट, यू होप समथिंग पॉजिटिव। लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब है किसी पॉजिटिव चीज़ की आशा करना, और विथ अ व्यू टू का मतलब होता है के उद्देश्य से। और ये फ्रेज है,
ठीक है, बोथ ऑफ देम आर फ्रेजेस, ठीक है। और ये कैसा वाला फ्रेज है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। देखो इसमें क्या लगा है, टू। फ्रेज किसको बोलते हैं, अकेला टू होता ना, अकेला टू होता तो मैं उसको क्या मानती, अकेला टू इज अ प्रेपोजिशन, बट यहाँ पे तो 3-4 वर्ड का बना है। फ्रेज का भी आपने वीडियोस देखा होगा। व्हाट इज अ फ्रेज, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका मीनिंगफुल सेंस नहीं होता है क्योंकि उसके पास सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, ठीक है। ये हमारा कौन सा फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इसमें टू लगा है, ठीक है। और स्टूडेंट को पता है कि जनरली प्रेपोजिशन किसके साथ लगता है, प्रेपोजिशन नाउन के साथ लगता है। तो वर्ब को नाउन बनाने के लिए, ठीक है, वर्ब को नाउन बनाने के लिए उसमें आईएनजी लगा दो, वो आईएनजी लग जाएगा तो वो नाउन बन जाएगा और क्या कहलाएगा, जीरेंड, ठीक है। व्हाट इज जीरेंड, जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करने लगे उसे जीरेंड बोलते हैं। तो ये दोनों फ्रेजेस हमेशा अपने साथ क्या लेता है, जीरेंड लेगा, ठीक है, आईएनजी लेगा, जीरेंड लेगा। और जीरेंड क्यों लेगा, क्योंकि ये सब प्रेपोजिशनल फ्रेज है और प्रेपोजिशन हमेशा अपने बाद एक नाउन लेता है और वर्ब को नाउन बनाने के लिए उसको आईएनजी कर दो, वो जीरेंड बन जाएगा। सेंटेंस देखो, मिस्टर शर्मा हैज सेट अप अनदर स्कूल, मिस्टर शर्मा ने एक अनदर स्कूल सेट किया है विथ अ व्यू टू कम्पीट। अब बच्चों के दिमाग में है कि मैम टू के साथ तो वर्ब का V1 फॉर्म आता है, ठीक है, टू के साथ V1 फॉर्म आता है, जैसे लिखा मैंने ही होप्स इन्फिनिटिव है, ही होप्स टू विन द रेस, टू के साथ V1 आता है, ठीक है, ये इन्फिनिटिव है। बट यहाँ जो टू है, ये जो टू है अकेला नहीं है, दिस टू इज अ पार्ट ऑफ दिस फ्रेज, ये जो टू है विथ अ व्यू टू का ही हिस्सा है, जो कि एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। और प्रेपोजिशन हमेशा अपने साथ क्या लेता है, नाउन लेता है। और वर्ब को नाउन बनाने के लिए उसमें आईएनजी लगा दो, जीरेंड बन जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा विथ अ व्यू टू कंपीटिंग, ठीक है, विथ अ व्यू टू कंपीटिंग विथ हिज अगेंस्ट हिज राइवल। ही लेड ऑन द ग्रास, नेक्स्ट सेंटेंस, ही लेड ऑन द ग्रास फॉर आवर्स enjoying द कूल ब्रीज। अब लाई ले तो हमारा सदाबहार वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे ये हमने V1 V2 याद रखना है, ओके, सम स्पेशल V1 V2 कुछ आपको मैं आने वाले सीरीज में करवा भी दूंगी, कुछ 30-40 V1 V2। ऐसे तो बुक्स में देखोगे 4-5 पेज का भरा हुआ मिलता है, बट कुछ 30-40 जो आपके एग्जाम्स के लिए रियली में इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमारा आ गया लाई, एक लाई का मतलब क्या है, अनट्रूथ, झूठ बोलना। और लाई का क्या हो गया, लाइड एंड लाइड, V2 और V3 दोनों सही। एक लाई का मतलब होता है लेटना, यू लाई ऑन बेड, उसका क्या हो गया, ले और लेन। और एक वर्ड होता है ले, ये इसका मीनिंग तो बहुत सारा जाता है। एक ले का मतलब होता है स्प्रेड करना, बिछाना, द हेन्स ले एग्स, अंडे देना, ओके, किसी चीज़ का नींव डालना। ही लेड हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री, उसने अपनी कंट्री के लिए जान निछावर कर दिया। जिस सेंस में भी है उसका क्या होगा, लेड और लेड। अब सेंस देखो, वो ग्रास पर, घंटों ग्रास पर क्या कर रहा था, घंटों ग्रास पर झूठ तो नहीं बोल रहा था, वो लेटा हुआ, ओके। और पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है तो पास्ट से ही रिप्लेस करोगे इसको, ले, ठीक है। तो आज हमने वर्ब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपना डिस्कशंस किया। मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है, वर्ब में बच्चों को दिक्कत आती है। अब नेक्स्ट सेशन में हम किसी और टॉपिक को चुन के अपने सेशंस को आगे बढ़ाएंगे। एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, सबसे पहले थैंक्स फॉर योर लव, फॉर अप्रिशिएटिंग द वीडियोज़ ऑल ओवर, नॉट ओनली इंडिया, बाहर के भी बच्चे अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैनी मैनी थैंक्स। आई वॉन्ट कि इसका एकदम फ्रूटफुल यूज़ होना चाहिए, एग्ज़ाम्स निकालो, बस यही इंटेंशन है बिहाइंड दिस वीडियोज़। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।